मेरे हाथ में किसी ने एक पम्पलेट दिया है, ये कोई पम्पलेट है, बीजेपी के लोग यहाँ आजकल ये लेके घूम रहे हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने नहीं देखा इसको, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अब ऐसे होंगी चीज़ें। इसमें लिखा है 9 ईयर अचीवमेंट ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये तो अंग्रेज़ी में लिखा है, अंदर हिंदी में सारा कुछ लिखा है, लेकिन इसके बॉटम पे मुझे एक साहिब ने दिखाया, इसमें एक बॉटम पे है टू सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिव अ मिस्ड कॉल ऑन, एक नंबर दिया हुआ है समथिंग 909090। अब देखिए ये धोखा नहीं है तो और क्या है। ऊपर दिखा रहे हैं अचीवमेंट, अब इसको कहते हैं हिडन नंबर। इस पे जब डायल किया उस नंबर ने, उन्होंने कहा देखो उसमें लिख के आता है सपोर्ट यूसीसी, सपोर्ट कर रहे हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को। जिन लोगों को खबर ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जो लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उनके अपने मजहबी अकायद और अपने जो फैमिली लॉज हैं उनके ऊपर एक उनको वायलेट कर रही है, उनसे भी इस पे मिस्ड कॉल करवाई जा रही है। दिस इज़ नॉट हाउ द थिंग्स मूव। वी हैव टू बी वेरी फेयर लोगों के साथ, अपने साथ, सिस्टम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेज़बान इद्रीस फलाही। यूसीसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त इस पे काफ़ी हद तक डिबेट्स चल रही हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी चल रही हैं। हमारे साथ इसी सिलसिले में एडवोकेट आसिम हाशमी साहब जुड़े हैं, इनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूसीसी है क्या, इसके नताइज क्या रोनमा होंगे और यूसीसी लागू होने के बाद क्या कुछ होगा, ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसे और क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों और कैसे। तो इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। ये कुछ सवालात हैं जो हम एडवोकेट आसिम हाशमी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। आसिम साहब, आपसे पूछने की कोशिश करूँगा, देखिए जो यूसीसी है अभी आजकल डिबेट्स चल रही हैं, इस पर काफ़ी हद तक चर्चे में ये मसला है, तो क्या लगता है आपको कि यूसीसी क्या है, और इसके हवाले से थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आपके सवाल में ही सबसे बड़ा सवाल है, यूसीसी क्या है। अब जो लोग इसको यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनसे पूछिए यूसीसी है क्या। किसी को खबर नहीं यूसीसी है क्या, इसके मकासद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड गोल क्या है। वो जो पॉलिटिकली लोग कहते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन तो है, ये एक हॉलमार्क है जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसका, कि जो ही जो है क्वेश्चन होता है डेवलपमेंटल चीज़ों को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, तो एक डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बड़ी देर से जो है हमेशा रहा है डिस्कशन में, और कभी कहा गया इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कभी कहा नहीं किया जाता। लेकिन आम इंसान को मैं ये चैलेंज से कहूँगा, आम इंसान क्या 97-98% लोगों को खबर नहीं होगी कि यूसीसी क्या है। और जो एक तबका है, जो एक ग्रुप है पूरे मुल्क में जो इसको बड़ा बाउस्ट करता है, सेलिब्रेट करता है, उनसे भी पूछ लें यूसीसी है क्या, वो भी नहीं बता सकेंगे। सिर्फ बस यूसीसी है और यही वो सिलसिला है, बस लोगों को उधर लगा दो। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका आउटकम क्या होगा, जनरल मासेस, इससे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इससे कैसे बेनिफिट होंगे, ज़रा कोई बताए तो सही। हाउ आर दे गोइंग टू बी बेनिफिटेड। सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या अनएम्प्लॉयमेंट यूसीसी से ख़त्म होगी। दूसरा मसला है जो है इक्वलिटी का, क्या उससे ख़त्म होगी। जो समाजी तबकात में लोग बटे हुए हैं उनके जो परेशानियां, क्या उनको दूर किया जाएगा। जो लोगों के रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या वो, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। लेकिन सवाल ये है कि यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। गवर्नमेंट जब ये फ्लोट कर रही है आइडिया यूसीसी का, तो पहली तो बात गवर्नमेंट ये बताए कि वो कोड लाना क्या चाहती है, उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है कोड का। मैं आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कानून का तालिब इल्म थोड़ा समझा दूं। किसी भी सोसाइटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी या कंट्री में, 2 किस्म के कोड होते हैं। कोड मीन्स कानून। एक क्रिमिनल है, एक सिविल है। ये सिविल कोड की बात की जा रही।
पहली बात तो सभी जाने कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद या उससे पहले भी जब अंग्रेज़ों की भी यहाँ हुकूमत थी तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो मौजूद है। यानी कि अगर कोई कत्ल करता है, चाहे जिस भी मज़हब से, जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी सज़ा कैसे, उसका प्रोसीजर क्या दिया गया। कोई चोरी करता है, उसकी सज़ा, सब के लिए यूनिफॉर्म है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जब यहाँ पे जो है अभी हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तब से ये चला आ रहा है कि कानून तो बनाए उन लोगों ने। लॉर्ड मैकेले था जिसने जो है इसकी नींव डाली, इस्टेब्लिश किए हैं कानून इंडिया में जितने भी हैं, वही चलते आ रहे हैं, उन्हीं को डिफरेंट शेप्स दी गई। सवाल ये है कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या इस मुल्क में रहने वाले हर फर्द पे किसी जुर्म की सरजदगी पे एक ही कानून अप्लाई होता है या दो, एक ही कानून अप्लाई, तो मामला तो हल हो गया। अब सिविल कोड का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सिविल कोड में भी आप जो है उसमें भी यूनिफॉर्म लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, पार्टनरशिप एक्ट है, बाकी ऐसे सैकड़ों किस्म के कानून है जो यूनिफॉर्म हैं सभी लोगों के लिए, हर तबके पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, प्रोसीजरल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड जो प्रोसीजर बताता है सिविल लॉ का, वो भी यूनिफॉर्म है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जिसमें सिविल लिटिगेशन करके आप अपने राइट्स को असर्ट करते हैं, वो भी यूनिफॉर्म है। तो ले दे के ये कहानी क्या है? कहानी बुनियादी तौर पे बचती है फैमिली लॉज को लेके। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो मकसद है वो फैमिली लॉज है कि घरों के और इंडिविजुअल आदमी की लाइफ को रेगुलेट कैसे किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल जब फ्रेम हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर ने आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 से ऑनवर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं क्लॉज जो मैंडेटरी हैं, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंडामेंटल राइट्स को जो है स्टेट प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल्स के। उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर मीन्स दैट एवरी सिंगल इंडिविजुअल लिविंग इन दिस कंट्री, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जिस भी ट्राइब से, जिस भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, उसका जो मामला है वो अपना क्या कहते हैं उसको, उसके जो लॉज रेगुलेट, जो लॉज उसको करते हैं, उसके कंडक्ट को, अपने ज़ाती कंडक्ट को वो एक पर्टिकुलर वे में रेगुलेट किया जाए। और जो रिलीजियस फ्रीडम है, अगर रिलीजन में आपके दी गई हैं चीज़ें कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है अपनी ज़ाती, उसको प्रोटेक्शन है। लेकिन एक बार जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आप वो रिलीजियस फ्रीडम की जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है उसकी वायलेशन का एहतमाल हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या इसका अपोज करते हैं या फेवर करते हैं, और किन बुनियादों पर आप अपोज या फेवर कंटिन्यू करता हूँ? मैं उसी में कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया जो है बड़ी वास्ट कंट्री है। साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक आप जाइए, इसके तूल बरस अर्ज़ में घूमिए, हर जगह डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों को मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ कस्टम्स रेगुलेट करते हैं। अब आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में कस्टम्स को प्रोटेक्शन है। कस्टम मीन्स कि अगर कहीं किसी जगह दहाइयों से और सदियों से कोई रस्म चली आ रही है जो सोसाइटी के को रेगुलेट करती है, तो वो उसको कानूनी शक्ल है कि वो प्रोटेक्टेड है, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, सपोज कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, या कोई ट्राइबल है, या कोई आदिवासी है, भूल जाइए एक मिनट के लिए मुसलमान को, या कोई हिंदू है, क्या उसको ये हक नहीं है कि उसकी जो अपनी रिलीजियस फ्रीडम है और उनके जो अपने इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं इंडिविजुअल लाइफ को, उसको प्रोटेक्ट किया जाए? द मोमेंट आप उसका राइट ले जाएंगे तो बेसिकली आप अपनी मर्जी से कानून लाएंगे जो कानून कभी भी कंसोनेंस में नहीं होगा, जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। अब इस मुल्क में जो है
जब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो किसी भी चीज़ की तरह, किसी और चीज़ की तरह भी उसमें जो एक मैसेज होता है, इम्प्लाइड एक खामोश मैसेज होता है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुस्लिम्स के लिए होता है कि नहीं ये तो इससे धारा से बाहर है तो इनको इसमें लाना है। ठीक है, अब पार्लियामेंट ने 1955 में जो है 2-3 कानून बनाए। मुसलमानों के लिए कानून जो है वो कुरान में मौजूद है फैमिली लॉज के लिए। मैं आपको बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा जिस पे सदियों डिस्कशन हुई, वो तलाक का मौजू रहा, डिवोर्स। दैट इज़ अ फैमिली लॉ। मेंटेनेंस फॉर अ डिवोर्स्ड वुमेन और एन एस्ट्रेंज्ड वुमेन, जो तलाक हो गई हो जिसकी, या जिसके साथ ताल्लुकात ख़राब चले, उसका मेंटेनेंस, ये दिस इज़ प्रोवाइडेड इन द इस्लामिक लॉ, प्रोवाइडेड इन द हदीस एंड द कुरान। ये कुरानिक इंजंक्शंस हैं। विल कैसे देनी है वो प्रोवाइडेड है। गिफ्ट क्या चीज़ है, तोहफा, प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रोवाइडेड है। उन सब चीज़ों को रिकग्निशन है। अडॉप्शन का जो है, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ इनहेरिटेंस का, वरासत का, वो कानून दिया हुआ है। लेकिन चूंकि इन चीज़ों में कोई इम्बैलेंस था बाकी जगहों को लेके, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 3 से 4 कानून जो हैं हिंदू लॉज को रेगुलेट करने के लिए एग्जिस्टेंस में आए। एक उनमें हिंदू मैरिजेस एक्ट है। हिंदू मैरिजेस एक्ट के आने से पहले जो है तलाक का जो है कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे, और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, एक आप हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। लेकिन ये सारी चीज़ें मुस्लिम लॉ में ऑलरेडी मौजूद हैं थ्रू द कुरानिक इंजंक्शन। हाँ, एक चीज़ हो सकती थी कि स्टेट उनको कोडिफाई करती, कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जहाँ तक एडॉप्शन का ताल्लुक है, किसी आदमी को मुतबन्ना लेना, अडॉप्ट करना, किसी बच्चे को कोई अडॉप्ट करता है, तो अंडर द हिंदू अडॉप्शन एक्ट अ पर्सन, नेचुरल गार्जियन जो है उसका फादर बताया गया है बच्चे का। एंड अ फादर एंड अ मदर कैन गिव देयर चिल्ड्रन इन द अडॉप्शन ऑफ अनदर पर्सन दैट विल बी ड्यूली रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, और वो दूसरे का औलाद हो जाएगा, नाम उसका बदल जाएगा। लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक इस्लामिक लॉ में एडॉप्शन इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। ए सन, एक बच्चा जो जिससे पैदा होगा वो उसी की औलाद रहेगा, और उसको एडॉप्शन जो है क्या कहते हैं उसको, वो एडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता और दूसरे के राइट्स एक्वायर नहीं कर सकता। सक्सेशन का जहां तक ताल्लुक है, अब कुरान में सक्सेशन का पूरा चैप्टर है दिया हुआ कि एक आदमी जब चला जाएगा, व्हेन ही इज डेड, द मोमेंट ही डाइज, उसका जितना भी एस्टेट है, जितनी भी वरासत है, वो इनहेरिटेंस में उसकी औलाद को चली जाएगी, और उसके पूरे फार्मूलाज दिए हुए हैं। अब आपको मैं बताता हूँ क्लासिकली कि वो कानून, जैसे इनहेरिटेंस की एग्जांपल में लेता हूँ, तो उस इनहेरिटेंस में जो मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ है उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले जो उसमें से उठेगा वो विल उठेगी। अगर उसने जो है फौत हो गया आदमी, उसने कोई वसीयत की है, वसी, उसकी देखी जाएगी उस वसीयत, फिर कर्ज उठेगा, और बाकी जो बचेगा उसमें से जो है उसका एस्टेट डिवाइड हो गया एज पर द मैंडेटरी प्रोविजंस। ये दूसरी बात है कि मुसलमान उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो स्टेट को कोडिफाई करके, इसके बदले कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, स्टेट कोडिफाई करे उसको, और उस कानून को लाजमी कर, जे एंड के असेंबली ने उसको कोडिफाई कर दिया था कि लड़की को भी अपने बाप के हिस्से में वरासत देना है मैंडेटरली। इसी तरह जो है जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनमें अपने प्रिंसिपल हैं। अब मैं जैसे तलाक की बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जजमेंट दी तलाक को लेकर आज से 5 साल पहले, और बड़ी अच्छी जजमेंट है। मैंने उसको पढ़ा अच्छी तरह से, स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग, दैट्स अ गुड जजमेंट। उन्हें प्रिंसिपल्स जो हैं वो कुरान से लिए हैं, और उन प्रिंसिपल्स में जो है, अब अगर आप देखेंगे कानून कहाँ से आया, इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैज़ कम थ्रू डायरेक्टली फ्रॉम द कुरान एंड द हदीस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, सुन्नत रसूल है, वो और कुरान से कानून है। दैट इज द लॉ टू गवर्न द फैमिलीज। अब ये कानून जब मौजूद है तो इसको अगर कोई बदलने की कोशिश करेगा, सवाल ये उठता है कि इस मुल्क में रहने वाले जो भी 25 करोड़ मुसलमान हैं,
जिनका उस कुरान के प्रिंसिपल्स और हदीस को सबसे बुनियादी मानते हैं, क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो एक कंट्रोवर्सी एक और खड़ी हो जाए बजाय कि इससे कोई रेजोल्यूशन हो जाए। इसी तरह बौद्ध हैं, बौद्धों के अपने कवानीन हैं, क्रिश्चियंस हैं उनके अपने कवानीन हैं, हिंदूज हैं उनके अपने कवानीन हैं। सवाल ये उठता है कि एक कंसेप्ट है, मैंने जो हिंदू लॉ पढ़ा था उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो बड़ी वास्ट है। उससे एक और चीज़ होती है कि उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है टैक्सेशन में, जिससे स्टेट का बड़ा नुकसान होता है। क्या हिंदू उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली उसको डिज़ोल्व कर दिया जाए? अब जैसे इनहेरिटेंस की मैं बात कर रहा था मुस्लिम लॉ में, तो बच्ची को तो पूरा हिस्सा दिया गया है उसमें। अब कोई कहेगा उसमें जो शेयर है, शेयर ये जो बेटे को मिलेगा उसका आधा लड़की को मिलेगा। अब कोई कहेगा लड़की को क्यों कम? जो आते हैं बड़े बन के आते हैं, बड़े चैम्पियंस ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन्स एंड दैट, उसकी वजह है वो आधा लेके जब उसकी शादी हो जाती है उसको वहाँ पे भी मिलना होता है, वो बैलेंस हो जाता है, वो आधे से उस लड़के से ज़्यादा बन जाता है, लेकिन राइट दिया है पूरा इनहेरिटेंस का कंप्लीट। अच्छा, सक्सेशन, इनहेरिटेंस वगैरह। अब जो तलाक की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो कानून है वो फरमाते हैं तलाक के बारे में कहा अबगदुल मबाहात अरबी में, जिसका मतलब है कि ये गो कि कानून शरीय इस्लाम में अल्लाह ताला ने इसको जो है हलाल कर दिया है, लेकिन इंतहाई नापसंदीदा है, डिटेस्टफुल। इसीलिए जब हिंदू एडॉप्शन एक्ट बना 1955 में तो उसने तलाक की पूरी सेक्शन डाल दी, सेक्शन 13। क्यों? क्योंकि लॉ कमीशन ने रिपोर्ट किया था उससे पहले कि जो तलाक का जहाँ पे प्रोविज़न नहीं होगा डिवोर्स का, तो वहाँ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, जब मैरिजेस को जो दो इंसान इकट्ठे नहीं रह पाते हैं, फिर खुदकशियाँ होती थी, फिर कत्ल होते थे, फिर पता नहीं क्या क्या होता था, उनको ख़त्म करने के लिए द बेस्ट एग्जिट इज़ द डिवोर्स। लेकिन इसको जो है मिलायन किया गया फॉर डेकेड, जब हम छोटे थे सुनते थे, और आई डोंट नो द पीपल यूज नॉट टू बी इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन दैट ऑल। कहने का मतलब है कि अगर ये फैमिली लॉज, अगर कोई, अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, नागालैंड है, वहाँ अपने कवानीन चलते हैं उनके ट्राइबल कल्चर के। आपका मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, हमारे बौद्ध रहते हैं लद्दाख में, उनके अपने कल्चर हैं, सिखों का अपना कल्चर है, ठीक है। साउथ इंडिया में जाइए वहाँ तो डिफरेंट ही कल्चर है। तो क्या आप उस पर कोई कदगन लगाएंगे? कई जगह पे जो है इंटर फैमिली मैरिजेस प्रोहिबिटेड हैं, 5 पीढ़ियों तक प्रोहिबिटेड है। कहीं जगह पे तो कज़न्स के साथ हिंदूज में मैरिजेस होते, क्या उसको बदल सकते हैं आप? वैसे ही मुसलमानों में है, ठीक है। आपके छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आपके उत्तराखंड में तो अप्लाई करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ डिफरेंट कल्चर। आप साउथ इंडिया में देख। सो बेसिकली अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो ये एक नॉन स्टार्टर इसलिए है कि इसको एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। मुझे बताइए कौन मुसलमान अपना राइट छोड़ देगा जो उसका कुरान में इंजेक्शन है इनहेरिटेंस का? मुझे नहीं लग रहा है कोई छोड़ पाएगा प्रैक्टिसिंग। इस तरीके से भी अफवाहें उड़ रही हैं कि अगर इस चीज़ को नाफिज किया जाएगा तो फिर एक ही कानून होगा, और ख़ास तौर से लोगों की ये राय है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसी के तहत हर एक समाज को जो है अपनी शादी, अपने तलाक या जो भी मसाइल हैं वो करने पड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको? वही तो बात मैंने शुरू में की, ज़रा बताएं ना, है क्या, लाया क्या है आपने? क्या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के या किसी पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी के या किसी रिलीजियस ग्रुप के किसी कानून को अडॉप्ट कर रहे हैं, या कि कोई और कानून है जो इन हार्मनी विद ऑल दीज लॉज है? काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए अब शायद यही एक कानून है, अगर इसे नाफिज किया जाएगा तो मुकम्मल हिंदू राष्ट्र बन सकता है। देखें जनाब, अब इस पे तो मैं क्या कहूँ, लेकिन देखें इंडिया अल्टीमेटली एट द एंड of the day has been a democracy and has been a constitutional democracy. जमहूरियत
और जिसकी बुनियादें उस आइन में हैं जिस आइन के मुताबिक ये मुल्क चलता है। मैंने शुरू से कहा कि इस मुल्क का आइन इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी शख्स के साथ या किसी भी तबके या किसी भी फरीक या किसी मज़हब के मानने वालों के साथ लोगों के साथ अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। उनकी अपनी मजहबी आज़ादी मौजूद रहेगी। इस तरीके तो से मुझे लग रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को होते हुए जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और जो बड़े इंडिया के जो बुनियादी लोग थे जिसमें जो मतलब जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने में मेजर रोल प्ले किया, वो बड़े ज़हीन और बड़े दूरअंदेश लोग थे जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं पढ़ता था कि उन्होंने बारो किया इसको, दुनिया में जिस जगह जो प्रोविज़न सबसे बेहतरीन था वो लाया था, तभी तो ये मुल्क फला पिछले 70-75 साल में, क्योंकि यहाँ हर एक को फ्रीडम थी अपने रिलीजन की, अपने कल्चर की, अपने एग्जिस्टेंस की, अपनी बाकी चीज़ों की। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस मुल्क को किसी कन्फ्यूजन की ज़रूरत है। इस कंट्री को, इस मुल्क को हार्मनी की ज़रूरत है, जो हार्मनी तब आएगी जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी हर एक के लिए। लेकिन अदरीस साहब, एक सवाल जो फिर उठता है पलट के, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप कर रहे हैं तो ज़रा तो ब्लूप्रिंट ले आइए ना, क्या है आप कोड जो प्रपोज कर रहे हैं फैमिली लॉज का, और मुझे ये बताइए कि उससे किसको क्या फ़ायदा होगा। अगर मेरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अपना है तो किसी को क्या नुकसान है। अगर मेरा लॉ ऑफ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस किसी आदिवासी का अपना है, उससे किसी और को क्या नुकसान है। अगर मेरा जो है शादी करने का अपना कानून है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ कि यहाँ में रहने वाले हिंदू का कानून जो है वो शादी 7 फेरों से होती है, जिसको सतापति कहते हैं, और उसके बाद उसकी जो है अर्धांगिनी हो जाती है जिस औरत के साथ वो, दैट इज़ देयर कल्चर, वी रेस्पेक्ट इट। लेकिन मुसलमान है तो मुसलमान निकाह करता है और निकाह का जो है अपना तरीका है। तो अगर मान लो कि आप निकाह के प्रोविज़न को ख़त्म करते हो कि निकाह नहीं होना चाहिए जी, कुछ और होगा, तो क्या एक्सेप्टेबल होगा? क्या वो ये तो फंडामेंटल है मुसलमान का कि निकाह होगा शादी के लिए, निकाह ही तो है ना फंडामेंटल। मान लीजिए आप यूसीसी में अब निकाह नहीं रहेगा तो क्या चलेगा? वो पॉसिबल है, एग्जिस्टेंस में है। कुछ लोग कह रहे हैं फेरे लेने पड़ेंगे सबको। बी दैट वट एवर इट इज़, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये इम्प्लीमेंटेबल चीज़ है? क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकती है? ऐसी चीज़ अगर हुई कभी तो गवर्नमेंट जो होती, स्टेट जो होती ना, स्टेट, एक चीज़ याद रखना, स्टेट जो होती ना, स्टेट कंट्री को कहते, कई लोगों को समझ नहीं आती, लार्जर इंग्लिश कैनवास में कंट्री को स्टेट ही कहा जाता है। स्टेट जो होती है ना, वो वहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों की, देखो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 रिकग्नाइज करता है फंडामेंटल राइट की क्लास में। आर्टिकल 14 खाली रिकग्नाइज नहीं करता है, कहता है इंश्योर करनी है राइट टू इक्वलिटी। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये रिकग्नाइज करता है। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, जब आप मेरे हुकूक को मुझसे छीनने की कोशिश करें, उससे बड़ी क्या डिस्क्रिमिनेशन होगी? ठीक है ना। तो ये तो बेसिकली जो चीज़ इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगी, जिस चीज़ से क्योस फैल सकता है, जिससे कन्फ्यूजन फैल सकता है, ऐसी चीज़ क्यों करनी। स्टेट की बात कर रहा था मैं, स्टेट तो माँ की मानंद होती है अपने लोगों की, अपने सब्जेक्ट्स की। यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की खासियत होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में फ्रीडम होता है। तो ये बेसिकली एक डाइवर्जनरी एक टैक्टिक और वो, लेकिन साथ में एक चीज़ और बताऊंगा, ये एक सैडिस्टिक प्लेजर ड्राइव करता है कुछ लोग इससे कि देखो जी पता नहीं उनको क्या हो जाएगा। दैट्स नॉट अ थिंग टू म्यूचुअली को एग्जिस्ट। म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस जो है किसी भी सोसाइटी के फ्लोरिश करने के लिए बुनियादी उनसर, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स रिलीजन एंड ईच अदर्स जो है उनके कल्चर। मतलब हम यहाँ रहते हैं, देखिए कितना कंपोजिट कल्चर है, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहते हैं, कितना कंपोजिट कल्चर है। मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कभी कम्युनिटी बेसिस पे कभी
रिलीजियस कोई आपस में कोई तनाव रहा या कोई दुश्मनी या कोई ऐसी बात ही हुई, वी रेस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। और रेस्पेक्ट का मतलब ये है कि अगर मेरा कोई मुसलमान है तो नेचुरली आप देख लेना कि यहाँ का हिंदू उसके कल्चर की रिस्पेक्ट करता है, उसके रिलीजियस ओब्लिगेशंस की रिस्पेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ का मुसलमान हिंदू की रिलीजियस ओब्लिगेशंस और कल्चर का हर जगह यही कुछ है। जनरल पब्लिक जो है ना, जिन 96-98% लोगों का मैंने आपको बताया, उनको खबर ही नहीं ये क्या है। हाँ, अलबत्ता अगर इसको लेके नारे भी दे तब भी खबर नहीं ये क्या है और ये सारी कहानी क्या है। मैंने ले दे के आपको इसको सम अप करके कहा कि ये फैमिली लॉज तक महदूद है सारी कहानी, जो फैमिली लॉज अदरवाइज़ प्रोटेक्टेड है, जिनको कोई पार्ट अवे नहीं करेगा। 98% लोग जो है ना, उनके लिए इसी कोई रिलेवेंस ही नहीं रखती है यूसीसी, कोई रिलेवेंस नहीं उनकी। हाँ, उनको बता दिया जाता पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग except for confusion, mistrust, and what else? What are you going to achieve? Nothing out of it. So this is somehow, I'm going to tell you, this is something which is not acceptable. This is not acceptable. And even there is nothing wrong in putting the discussion on the subject into the motion. लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है, लाजिम ये है कि आप पहले वो ब्लूप्रिंट लाइए कि कोड है क्या, जो लाना चाहते हो वो क्या है। तो नज़र हमारे साथ एडवोकेट आसिम हाशमी साहब हैं। मुकम्मल और तफसीली गुफ्तगू यूसीसी के हवाले से हमने की, आप तक पहुंचाया। आप क्या समझे और आपका इस पर क्या तबसरा है? क्या आप यूसीसी के नाफिज होने के फेवर में हैं या अपोजिट में, क्यों हैं, वो भी बता सकते हैं। देखते रहिए शोहम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गाँव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9018533303।